नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास तक हमने मध्य प्रदेश को यानी 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी इसको हमने डिस्कस वहाँ कर लिया था। और पहला लेक्चर में हमने ये जाना था कि 1947 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, यानी भारत पर किस तरीके से शासन होता था। तो हमने उसको बताया था कि ब्रिटिश प्रांत जहां अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण होता था। इसके बाद हमने देसी रियासतों को बताया जहां अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से हमें नियंत्रण देखने को मिलता था। इसके बाद हमने फ्रांस और पुर्तगाल के भी कुछ उपनिवेश भारत में थे, तो ये भी बताया था कि ये कुछ उपनिवेश जो हैं वो पुर्तगाल और फ्रांस के संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो इस सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और वहीं डिस्कस किया था कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ, और जो आपकी देसी रियासतों का विलय हुआ उनमें से 3 वो कौन सी रियासतें थी जो बड़ी बाद में उन पर कार्रवाई करना पड़ी, कहीं जनमत संग्रह कराना पड़ा, कहीं विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, कहीं पुलिस कार्रवाई हुई। यानी हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी जो हमें जानना चाहिए। हमने फ्रांस के उपनिवेश क्षेत्र भी आपको मानचित्र में बताए, हमने आपको पुर्तगाल के उपनिवेश ही बताए। ये सब जानते हुए हमने देखा देश आज़ाद हुआ और भारत के सभी राज्यों को शुरुआती दौरों में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के अंतर्गत रखा गया। डी में अंडमान निकोबार को रखा गया और इन तीनों में रखा गया। अच्छा, इन तीनों में इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश इन तीनों ही पार्टों या भागों में है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने प्रारंभ किया कि 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश पर जो शासन हो रहा था दो हिसाब से हो रहा था। एक तो सीपी एंड बरार जहां अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, और एक सीआईए इंडिया सेंट्रल एजेंसी जहां अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी यहाँ राजे रजवाड़े काम कर रहे थे। इसके बाद हमने सीपी एंड बरार की ऐतिहासिकता देखी, कैसे अंग्रेजों ने सीपी एंड बरार को अपने अधीन किया। शुरुआत में यदि आपको थोड़ा सा भी लेक्चर याद हो पुराना, कि 1818 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें सागौर और नर्मदापुरम वाले क्षेत्र को जो अपने में लेते हैं। इसके बाद 1853 में नागपुर को अपने अधीन करते हैं। 1861 में जो सीपी होता है इसके चार इसमें जुड़ के बन जाते हैं, यानी 4 कमिश्नरी क्षेत्र बना देते हैं। तो इसमें आपका सागौर, नर्मदापुरम है ना, नागपुर और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को मिला लेते हैं। तो कुल मिला के सीपी की स्थापना ये लोग 1861 में कर लेते हैं। अब बरार बाद में आता है, क्योंकि बरार में हैदराबाद के निजामों का अधीन रहता है। तो 1903 में सीपी जो होता है सेंट्रल प्रोविडेंस, इसको 25 लाख लीज पर लेता है और 1936 तक आते आते बरार को भी शामिल कर लेता। तो ये सारी ऐतिहासिकता हमने क्लियर की सीपी एंड बरार के रूप में। और हमने जो सीआईए है उसमें हमने देखा कि 1854 में गठन होता है और उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से शामिल किए गए। तो उसमें मालवा यानी इंदौर वाला, ग्वालियर है ना, और आपका विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर बनाया गया था। और हमने उसका आपको एक एजेंट बताया था, आर हेलमेंटल, जो इंदौर में थे, उनका मुख्यालय वगैरह सब बताया था हमने, है ना। तो इस तरीके से हमारी पुरानी क्लासें हो चुकी थी। आज क्या देखेंगे हम? आज देखेंगे देश आज़ाद हो चुका है। तो 1947 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में अब कैसे शासन चल रहा है, यानी पार्ट ए में भी मध्य प्रदेश है, पार्ट बी में भी मध्य प्रदेश है, पार्ट सी में भी मध्य प्रदेश है, पार्ट डी में कुछ नहीं है। तो हम पार्ट ए को देखेंगे। पार्ट ए में सीपी एंड बरार को आपको मानचित्र बनाएंगे, कौन कौन से क्षेत्रों से मिलाकर इसका गठन हुआ, कब गठन हुआ, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कितनी रियासतें हैं, कौन प्रथम चुनाव हो चुके 1937 में, वो भी हम आपको क्लियर कर चुके। यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है यानी गवर्नर कौन है, और राज्य प्रमुख कौन है ना, कौन कौन सी प्रमुख रियासतें हैं जो आपको जानना चाहिए, और कुछ विविध जो भी फैक्ट है इनके संबंध में। इसके बाद हम पार्ट बी को इसी तरीके से देखेंगे, मध्य भारत को, कि मध्य भारत में इंदौर और ग्वालियर रियासतें उसमें शामिल हुई हैं, कब गठन हुआ है, कितने जिलों से, कितने संभाग हैं, कितनी रियासतें हैं, कौन पहला मुख्यमंत्री बनता है, कौन पहला राज्य प्रमुख बनता है, उपराज्य प्रमुख बनता है, कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, यानी सारी चीज़ें को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद पार्ट सी में देखेंगे। पार्ट सी में भोपाल रियासत है और आपका विंध्य प्रदेश है, इनको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारे 56 तक हो जाएंगे। अब 56 में क्या होगा? राज्यों का पुनर्गठन होगा, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों गठन होना है। तो फिर उसमें हम अलग क्लास देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। ये हमने पूरा रिवीजन आपको करा दिया है कि हम अभी तक क्या देख चुके हैं और आगे हम अभी क्या क्या देखेंगे इसमें। चलिए, अब हम 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 के बीच मध्य प्रदेश में किस तरीके से, या मध्य प्रदेश का कौन कौन सा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है और कैसे चल रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको हम देखते हैं। क्योंकि शुरुआत में आपने देख लिया कि भारतीय राज्यों को
4 भागों में रखा गया था शुरुआत में संविधान में। तो हम अब सबका तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ एमपी की पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो इस संबंध में हम यहाँ केवल एमपी वाले ही पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए हुआ, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी लिख भली दे रहे हैं पर इसमें मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है। पार्ट डी में लिख देंगे कोई भी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है, नहीं है। और पार्ट ए की बात की जाए तो पार्ट ए में हमने सीपी एंड बरार को रखा है, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार को। पार्ट बी में हमने मध्य भारत को रखा है, और इसके अंतर्गत मध्य भारत में हम इंदौर और ग्वालियर को देखेंगे। यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, इंदौर और ग्वालियर रियासतों को देखेंगे। पार्ट सी में हम देखेंगे विंध्य प्रदेश को, क्योंकि विंध्य प्रदेश शुरुआत में तो मध्य भारत का हिस्सा था, बाद में पार्ट सी का हिस्सा बना है। क्योंकि सीआईए के अंतर्गत क्या थे, ऐसे राज्य रजवाड़े जो एक क्षेत्र विशेष पर शासन कर रहे हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन है। क्योंकि अंग्रेजों का आपको हम पहले ही बता चुके पहले लेक्चर में कि अंग्रेजों विदेशी मामले अपने पास रखते थे, संचार अपने पास रखते थे, प्रतिरक्षा अपने पास रखते थे, यानी इनको केवल आंतरिक मामलों का ही अधिकार था। तो यहाँ हम विंध्य प्रदेश को देखेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ भोपाल रियासत को भी देखेंगे। पीएससी प्रश्न वगैरह प्री में पूछ चुका है कि भोपाल किस भाग में था, तो पार्ट सी में उसका आंसर था। इस तरीके से हम आज तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देखेंगे कि पार्ट ए में सीपी एंड बरार का जो गठन हुआ है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए, कितने संभाग शामिल किए गए, कितने जिले शामिल हैं, कितनी रियासतें हैं और कौन यहाँ पहला मुख्यमंत्री बना, कौन गवर्नर बना, यानी सारी, और यहाँ राजधानी क्या रही, यानी सारी चीज़ों को हम एक एक कर कर डिस्कस करेंगे विद मैप के साथ। चलिए तो हम हेडिंग डालते हैं पार्ट ए। पार्ट ए, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे गठन, इसका गठन कैसे हुआ। तो गठन जो पार्ट ए का होता है इसके अंतर्गत क्या रखा गया एमपी का, इसके अंतर्गत सीपी एंड बरार इसमें शामिल है। तो सीपी का यदि हम गठन देखा जाए क्योंकि दोनों अलग अलग हुए हैं, तो ये हुआ है 2 नवंबर 1861 में, और बरार को देखा जाए तो 1936 में हैदराबाद से पृथक होकर, 1936 में लिख लेंगे आप, हैदराबाद से पृथक होकर बना। ठीक है, तो ये तो डेट हो गई। अब इसका जो गठन हुआ इसमें कितने जिले शामिल किए गए, तो इसमें 22 जिले रखे गए और प्लस 5 संभाग रखे गए। 5 संभागों को यदि हम एक मोटा मोटा देखें तो इनके नाम लिख लें आप 5 संभागों के। देखो अभी हम डायग्राम बनाएंगे उस साइड तो आपको स्पष्ट करेंगे। हमें यहाँ जबलपुर देखने को मिलता है, जबलपुर संभाग, इसके बाद हमें नर्मदा संभाग और नागपुर डिवीजन है ना, और इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ और आपका लास्ट बरार डिवीजन। इस तरीके से हम 5 में देखते हैं। ठीक है, आप इनको लिख लें, आप ये संभागी हैं सारे। अब जिलों को नहीं लिखेंगे, अब तो केवल इतना याद रखेंगे 22 जिले थे। अब हम पहले आपको यहाँ मानचित्र बता दें, या एक और लिख लें आप कितनी रियासतों से मिलकर बना था। तो ये आपका 15 रियासतों इसमें शामिल थी। पंद्रह रियासतें शामिल थी। कुछ प्रमुख रियासतों को हम बाद में बताएंगे आपको।
अब हम एक बार पहले मानचित्र से स्पष्ट कर दें किसकी स्थिति, सीपी एंड बरार की। तो इसको हम देखते हैं। ये आपका बरार वाला रीजन है, और इसके बाद आपको बरार के बाद यहीं से देखने को मिलेगा आपको विदर्भ वाला रीजन। तो यहां लिख देते हम बरार, विदर्भ, ठीक है। और ये आपका ऊपर वाला जो है विंध्य रीजन हो ही जाता है, और यहां जो देखने को मिलता है वो हमें पूर्वी बघेलखंड हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये तो आपका छत्तीसगढ़ है ही, ठीक है। और जो हमें राजधानी देखने को मिलेगी सीपीएन बरार की वो नागपुर है। नागपुर का कहाँ मिलेगी हमें? नागपुर जो है आपकी विदर्भ वाले रीजन में, ठीक है। अब और बाकी जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपको महाकौशल का रीजन है, ठीक है। और एक रियासत अभी हमें मिलेगी, हम यहां बना दे रहे हैं मकड़ाई। एक रियासत हमें देखने को मिलेगी मकड़ाई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 रियासतों में केवल मकड़ा ही रियासत इस समय मध्य प्रदेश में बची है पूरा विभाजन होने के बाद। तो ये हरदा जिले में देखने को मिलती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब पूर्वी बघेलखंड, बाकी और देखना चाहो तो नीचे फिर दंडकारण्य है, पर वो सब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। दंडकारण्य, अच्छा। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आपकी रायपुर, वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? थोड़ा सा आपको बता दे रहे लोकेशन में, रायपुर यहाँ देखने को मिलेगी। और एक शहर देखा होगा आपने, बड़ा फेमस शहर है बिलासपुर। तो बिलासपुर की स्थिति ये है, बिलासपुर। और नीचे एक शहर है जगदलपुर, ठीक है। बाकी यहाँ से आपका बिहार राज्य लगा हुआ है, क्योंकि है ना, नीचे आप देखेंगे साइड आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है, और यहाँ से आपको यूपी वाला रीजन भी देखने को, यूनाइटेड प्रोविंस वाला देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटा इस समय ये सिचुएशन आपने देखी। और भोपाल रियासत ये है, तो अभी हम भोपाल को नहीं देखेंगे, केवल हमें सीपीएन बरार वाले पोर्शन को ही यहाँ देखना है, ठीक है। बाद में जब मध्य प्रदेश का विभाजन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य अलग होगा, तो स्थिति कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलती है, ठीक है। यानी ये जो पूरा हिस्सा है ये इससे किससे बना है? यही पूरा सीपी एंड बरार हम कह सकते हैं, अभी आप इसको विभाजन ना करें। तो यदि हम पूछे इसका गठन में, तो अब तो हमने सारे क्षेत्र लिख ही दिए हैं, इसमें दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी बघेलखंड है ना, विदर्भ है। इन सबको मिलाकर, महाकौशल को मिलाकर कितनी रियासतें बनी हैं? 15। 15 में विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश में हरदा ही एकमात्र बची है, बाकी सारे अपने अपने क्षेत्रों में, यानी मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में चली गई। एक विदर्भ नागपुर रियासत थी विदर्भ वाली, तो वो महाराष्ट्र में चली गई, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा। हम बाद में कुछ प्रमुख रियासतें आपको लिखा देंगे साइड में। तो ये जो हिस्सा है यही कहलाता है सीपी एंड बरार, और इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसी हिस्से को हम बोलते हैं पार्ट ए में इतना क्षेत्र को शामिल किया गया। अब कुछ आते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे 15 रियासतें शामिल हैं, तो इसमें एक पॉइंट यहीं लिख दें, वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, एकमात्र रियासत मकड़ाई। मकड़ाई कहाँ है? हरदा में ही बची है,
बाकी सब विभाजन में अलग हो गई या अलग हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ चीजें और लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पूरे रीजन में पहले मुख्यमंत्री कौन हुए, कि 1937 में चुनाव देख ही लिए थे आपने, एन बी खरे मुख्य आयुक्त थे चुनाव के। तो प्रथम सीएम देखने को मिलेंगे हमें पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, ये तो हो गए पहले सीएम। इसके बाद गवर्नर की बात करेंगे, ये भी प्रथम गवर्नर की ही बात हो रही, यानी सीपी एंड बरार का फर्स्ट गवर्नर। तो ये थे आपके ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। तो आप भूलोगे नहीं कभी। इसके साथ साथ राजधानी ध्यान रखेंगे आप, तो सीपी एंड बरार की राजधानी क्या है आपकी, नागपुर है। ये हो गए आपके सारे फैक्ट। 22 जिले, 5 संभाग, ये भी हो गए। हमने आपको संभाग भी लिखा दिए। अब कुछ प्रमुख रियासतें हैं, तो हम इसको यही लिखा दे रहे हैं ताकि आपका एक ही प्रमुख एक ही स्क्रीनशॉट में आपका आ जाए। प्रमुख रियासतें, तो हम कुछ देख ले रहे हैं जो प्रमुख हैं। जैसे जसपुर कहाँ है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सीजी, यानी छत्तीसगढ़ में। जसपुर के बाद एक देखने को मिलेगी आपको विदर्भ नागपुर रियासत, यानी एक हमें ये रियासत भी यहां देखने को मिल रही, तो लिखेंगे आप विदर्भ नागपुर रियासत। एक आप मध्य प्रदेश की लिख लें आप, मकड़ाई कहाँ है, हरदा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लिखा रहा है जो आपको थोड़ा सा याद रहे। इसके बाद सारंगढ़, ये सब सारी अब छत्तीसगढ़ में है, समझ गए, जितनी अब बाकी बची। सारंगढ़ के बाद आपका बस्तर के बाद आपका रायगढ़ यहां पड़ती है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। अब पूरी 15 नहीं पढ़ना है, कुछ और एक दो और देख लें आप। जैसे खैरागढ़ भी लिख लें आप, एक खैरागढ़, ये भी आपकी छत्तीसगढ़ी में है। और इसके बाद करवधा, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है सारी। ठीक है, और सरगुजा और लिखना चाहो, ये भी बड़ा नक्सलाइट वाला क्षेत्र देखा जाता है, सरगुजा। तो ये कुछ प्रमुख आप याद रख लें। बाकी और याद करना हो तो आपको कोई भी एमपी किताब में सारी दी है, तो आप याद कर सकते हैं या नेट पर सर्च करके। तो ये तो जो मोटा मोटा हमें यहाँ जानना था हमने देखा। अब इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी। पार्ट बी मतलब मध्य भारत, जिसमें इंदौर रहेगा और ग्वालियर रहेगा। इसको डिस्कस करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अगला पढ़ाएं आपको। चलिए, लिख गया है। पार्ट ए को हमने बहुत अच्छे से देखा। ये जितना भी अभी हमने तथ्य लिखा है बोर्ड पर, बस यही पढ़ लें आप, और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना सारा याद हो जाता है तो पर्याप्त है आपको। चाहे आपको 3 मार्कर लिखना हो, अब तो 3 मार्कर खत्म हो गए हैं, 20 शब्द लिखने हो, चाहे आपको 60 शब्द लिखने हो, आप पूरे सक्षम हैं। और यदि लंबा कोई प्रश्न आता है इस पर, तो उसको भी आप लिख सकते हो। डायग्राम इसी को बना रहे, तो हम इसी में आपको बता देंगे आपको। अब लिखते हैं, हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पार्ट ए को देखा है, उसी तरीके से हम पार्ट बी को भी समझेंगे। इसको भी हम गठन की बात करेंगे, भाई कब गठन होता है पार्ट बी का। तो पार्ट बी का गठन जो है वो 28 मई 1948 को, 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया था। को मध्य भारत का गठन किया गया था। ये जाना आपने। एक फैक्ट और लिखें आप, इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में इसमें, इसको
इसको डायग्राम पूरा बना लें आप। हाँ, अगला फैक्ट लिखें इसमें, प्रारंभ में इसको हम मालवा संघ के नाम से भी जानते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में इसे मालवा संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें हम वही चीज़ें देखेंगे, कितनी रियासतें हैं, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कौन यहाँ राज प्रमुख रहा, कौन उप राज प्रमुख रहा, कौन प्रथम मुख्यमंत्री रहा। और इसके साथ साथ क्योंकि हमें यहाँ विधानसभा भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ 75 सदस्यीय विधानसभा देखने को, कहाँ लगती थी विधानसभा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, मुख्यमंत्री, मतलब सारी चीज़ें, किसने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है ना। अच्छा, तो मध्य भारत में जैसे जवाहरलाल हुए, बीपी मेनन हुआ, इन्होंने सब रियासतों का ही गठन किया था। तो कभी भी इस जहाँ भी रियासत वाली चीज़ें आए तो आप डायरेक्ट दो ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, इनके सहयोग से ही ये रियासतों का एकीकरण हुआ है। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम बाकी फैक्ट। हम जैसे वहाँ 15 रियासतें देखी आपने, यहाँ 25 रियासतें। एक फैक्ट। दूसरा आप देखेंगे जिले कितने हैं। जिले हैं यहाँ, वहाँ जिले आपको हमने लिखाए थे 22 जिले, 5 संभाग, यहाँ लिखाएंगे 16 जिले हैं प्लस 3 संभाग हैं। ठीक है, और इसी में आप लिखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा था। सबसे बड़ा जिला हमें निमाड़ देखने को मिला, ये वाला क्षेत्र। और सबसे छोटा जिला इंदौर था। ये सब 56 के पहले की स्थिति है, अब अभी का ना तो जान लें। ठीक है, तो ये दो तथ्य और हमने देखे यहाँ। इसके बाद राजधानियों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या है। यहाँ इंदौर है, यानी यहाँ होलकर है, होलकर वंश है, और यहाँ ग्वालियर है, या होलकर रियासत लिख लें आप, और यहाँ ग्वालियर रियासत है। यहाँ सिंधिया फैमिली का परिवार का, यानी सिंधिया वंश है यहाँ। और यहाँ हमें होलकर वंश देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही अपने आप में शक्तिशाली भी हैं। तो अब यहाँ दिक्कत होगी, अब राजधानी बनाना है हमें। ये मालवा वाला रीजन है और ये चंबल वाला रीजन है। ठीक है ना, ये तो सारा सब आपको हम बताएंगे ज्योग्राफी में। चंबल क्षेत्र, तो यहाँ क्या देखने की समस्या है कि अब राजधानी बनाए तो इंदौर को बनाए कि ग्वालियर को बनाए, दोनों ही वंश के राजा सक्षम है। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये समस्या फंस गई, तो डिसीजन लिया गया कि ग्वालियर को 6.5 महीने राजधानी बनाई जाएगी और मालवा को 5.5 महीने राजधानी बनाई जाएगी। तो ये दो तरीके से राजधानी का डिवाइड हुआ, एक शीतकालीन राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो दोनों को हम यहाँ लिखाएंगे। इसी तरीके से भी राज प्रमुख का भी विषय यहाँ फंस जाएगा। तो आप लिखें सब हेडिंग में राजधानियाँ। इसकी 2 राजधानियाँ थी। राजधानियाँ थी। अभी हिस्ट्री भी आपकी चल रही है, तो आपको हम यहाँ होलकर वंश भी पूरा पढ़ाएंगे और सिंधिया रियासत भी पूरा आपको डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो 2 राजधानियाँ बनती हैं। पहली है ग्वालियर। ग्वालियर जो राजधानी बनती है वो 6.5 माह के लिए बनती है। अच्छा, ग्वालियर जो राजधानी है वो कैसी है, पहले ये वो लिख लें आप। ये शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी बनाई गई। और क्या बनाई गई शीतकालीन राजधानी? ग्वालियर को। कितने महीने के लिए? 6.5 माह के लिए। दूसरी राजधानी बनी ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन
ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो इंदौर बनाई गई 5.5 महीने की, क्योंकि आपको पता है इंदौर वाला जो मालवा का रीजन है, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। सारा हम पढ़ाएंगे आपको अभी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में, सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ तक कि फयान ने भी कहा है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ है? मालवा की है, आज भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी इंदौर, और गर्मी के समय ठंडियों वाली बनी गई आपकी इंदौर, ग्वालियर। तो ये लिख लेंगे आप 5.5 माह। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी रही इंदौर, ठीक है ना, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का मौसम ठीक रहता है। अब राजधानियां हो गई, अब बात आती है कि इस रीजन का, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? ये है आपका मध्य भारत। कैसे बना मध्य भारत? मालवा और ग्वालियर को मिलाकर, और ये किस में रखा गया? ये पार्ट बी में रखा गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ अब पहला मुख्यमंत्री कौन बनता है? पहले अब राज प्रमुख में कोई समस्या आई कि राज प्रमुख ये बने कि ये बने, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन ढूंढा गया। एक जन को राज प्रमुख बनाया गया, एक जन को राज उप प्रमुख बनाया गया। इसको आप रफ करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। और इसके बाद एक क्लास और हम लेंगे जिसमें हम पार्ट सी को बताएंगे, कि उसमें हम बिंदर क्षेत्र को बताना है और भोपाल को। इस तरीके से आपके ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब लिखेंगे हम प्रथम मुख्यमंत्री। वहां प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम मुख्यमंत्री। यहां है आपके लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी 1948 को बन गए ये पहले। अब क्योंकि इसके बाद लगातार 3-4 बने हैं, तो उनको लिखेंगे इनके पश्चात, यही लिख लें इनके बाद जो अगले बनते हैं वो हैं आपके गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, और ये 1949 लगे हाथ बन रहे हैं सारे। और इनके बाद बनते हैं, इसके बाद बनते हैं तख्तमल जैन, तख्तमल जैन, ये बनते हैं 1950 में। तख्तमल जैन के बाद एक और बनते हैं आपके मिस्री लाल गंगवाल, मिस्री लाल गंगवाल, और ये बने 1951। तो कई बार, क्योंकि अब पहले दूसरे तो सबको याद हो गए हैं फिलहाल में, और टफ करने के लिए यहाँ प्रश्न आ सकता है। एक और नोट लिख लिया मुख्यमंत्री के संबंध में ही। 1956 में, यानी जब दोबारा राज्य भाषा के आधार पर राज्य गठन होता है, मध्य प्रदेश राज्य बनता है, उस समय कौन मुख्यमंत्री था? तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत स्टेट का, या मध्य भारत स्टेट के सीएम कौन बनता है? उस समय रहते हैं आपके तख्तमल जैन। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता था, थोड़ा सा भी टफ किया जाता। ठीक है, तो ये तो मुख्यमंत्री के संबंध में चीजें थी, तो हमने एक साथ लिखा दी। अब आती है बात राज प्रमुख की। ठीक है, अब बात आती है राज प्रमुख कौन बना है। तो जो राज प्रमुख बने आपके, वो जीवाजी राव को बनाया गया। राज प्रमुख बने आपके जीवाजी राव। अब उपराज प्रमुख, क्योंकि दोनों ही रियासतों को हमें साधना है वहां, उपराज प्रमुख। अभी एक चीज देखिए आप, हमने विंध्य प्रदेश को नहीं इसमें पढ़ाया है, विंध्य को हम कहाँ पढ़ाएंगे? सी वाले में। तो उपराज प्रमुख बने आपके यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर। ठीक है, ये दो आपने देखे। अब विधानसभा भी देख लें, यहाँ कहाँ लगती थी, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था। विधानसभा देखा जाए तो विधानसभा देखे ग्वालियर के मोती महल में
लगती थी यहाँ। यहाँ की विधानसभा मध्य स्टेट की कहाँ है? ग्वालियर के मोती महल, ग्वालियर के मोती महल में। और कितने सदस्यीय थी? तो 75 सदस्यीय थी ये, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पटवर्धन। ये आपने यहां सारी चीजों को देखा। अब बचती हैं कुछ चीजें विशेष के रूप में कि जवाहरलाल नेहरू ने मध्य स्टेट का उद्घाटन ग्वालियर से किया था, वो हम आपको भी लिखा देंगे अभी। देखिए आप यहाँ फैक्ट वो लिखेंगे आप, जीएल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था, ठीक है, किया था। इस तरीके से हमने लगभग सारी चीजें आपको यहां कंप्लीट कराई। हाँ, कुछ प्रमुख रियासतें बची हैं, उनको और लिखा देते आपको, और आपका पार्ट भी हो जाएगा। बाकी जितनी याद हो जाए तो ठीक है, बाकी जितना भी हमने बताया ये जरूर ध्यान रखेंगे आप सारी चीजें। प्रमुख रियासतें, पहला तो होलकर और ग्वालियर तो आपको याद ही रखना है, जो तो होलकर रियासत, होलकर रियासत। दूसरी आपकी सिंधिया रियासत, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या थी नहीं। इसके बाद बड़वानी रियासत, बड़वानी रियासत के बाद आप लिखेंगे पिपलोदा रियासत, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे राजगढ़, और राजगढ़ के बाद एक आध और लिख लें आप खिलीचपुर, जो हमें लगती है कि आ सकती है एग्जामों में, वो लिख लें आप खिलीचपुर। और खिलीचपुर के बाद यदि आपको लिखना है ज़्यादा तो नीमखेड़ा भी एक रियासत लिख सकते हैं। इस तरीके से कुछ रियासतें हो गई हैं और लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, और चाहो तो एक नरसिंहगढ़ और लिख सकते हो आप। ठीक है, ये पर्याप्त है। बाकी और देखना हो तो आप इसको नेट में सर्च करके या कोई भी आपके पास एमपी की पुस्तक हो उसमें आपको सारी रियासतें दिख जाएंगी। इस तरीके से एक पार्ट और बचा, हमारा पार्ट 3 वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हम उसको आराम से बिंदर क्षेत्र को डिस्कस करना चाहते हैं और भोपाल को, ठीक है। तो उसको एक क्लास में और छोटा सा वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे, बात आ गई अब 1 नवंबर 1956 की, यानी अब भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का गठन होगा, ठीक है। तो हम उसको पहले पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति देखेंगे, कैसे कैसे किस आयोग ने की मदद से हुआ है, और बाद में हम मध्य प्रदेश को भी बताएंगे आपको। आज के लिए धन्यवाद।